चलिए आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करते हैं, जो है रिव्यू ऑफ विमेन डायरेक्टर्स, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स यानी एसएसटी और सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले विमेन डायरेक्टर्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। कॉर्पोरेट इंडिया में डाइवर्सिटी लाने के लिए लॉ ने कुछ कंपनीज के लिए विमेन डायरेक्टर को बोर्ड में बैठाना अनिवार्य कर दिया है। एप्लीकेबिलिटी: बोर्ड में कम से कम एक विमेन डायरेक्टर होना मैंडेटरी है सभी लिस्टेड कंपनीज के लिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी तब होता है जब वो इन दो कंडीशंस में से कोई एक पूरी करती हैं। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। प्राइवेट कंपनीज पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। द ट्रिकी पार्ट: कट ऑफ डेट को लेकर अक्सर गलती होती है। ये जो 100 करोड़ या 300 करोड़ की लिमिट्स हैं, ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट यानी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से चेक की जाती हैं। बिल्कुल सही। और अब बात करते हैं टाइम लिमिट्स की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अगर कोई न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और वो लिमिट्स क्रॉस कर रही है, तो उसे इनकॉर्पोरेशन से 6 मंथ्स के अंदर एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी होगी। हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन: अगर वैकेंसी आ जाती है, मान लीजिए विमेन डायरेक्टर रिजाइन कर देती है या उनकी डेथ हो जाती है, तो कंपनी को ये वैकेंसी फिल करनी होती है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक, विच एवर इज लेटर, यानी जो भी डेट बाद में आए तब तक का टाइम कंपनी को मिलता है। अब आते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट पर। ये डायरेक्टर्स छोटे शेयर होल्डर्स की आवाज़ होते हैं बोर्ड में। डेफिनेशन: स्मॉल शेयर होल्डर वो होता है जिसके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होती, नॉट एक्सीडिंग 20,000 रुपीज़। स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन्स: अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वैल्यू लेस देन 20,000 रुपीज़ होनी चाहिए, पर लॉ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू एग्जैक्टली 20,000 रुपीज़ तक भी हो सकती है। एग्जैक्टली। एसएसडी को प्रपोज करने का प्रोसीजर भी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। नोटिस रिक्वायरमेंट: कंपनी को एसएसडी अपॉइंट करने के लिए कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स के 1/10 दोनों में से जो भी लोअर हो की तरफ से नोटिस मिलना चाहिए। ये नोटिस जनरल मीटिंग से कम 14 डेज प्रायर देना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस: एसएसडी आमतौर पर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होता है, जिसका मतलब है कि वो अनबायस्ड है, ऑनेस्ट है और कंपनी में उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। लॉ मैंडेट करता है कि अगर उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह एक्ट करना है तो उसे सेक्शन 149(6) के क्राइटेरिया पूरे करने ही होंगे। जी हाँ, और एसएसडी की टेन्योर और कूलिंग पीरियड को समझना भी बहुत क्रूशियल है। टेन्योर: एक एसएसडी मैक्सिमम 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक ही वर्क कर सकता है। द ट्रिकी पार्ट: 3 साल पूरे होने के बाद वो उसी कंपनी में दोबारा एसएसडी की तरह रीअपॉइंट कभी नहीं हो सकता। कूलिंग पीरियड: 3 साल का टेन्योर खत्म होने के बाद एक 3 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड लागू होता है। इस कूलिंग पीरियड के दौरान वो कंपनी के साथ किसी भी कैपेसिटी, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएट नहीं हो सकता। 3 साल का गैप पूरा होने के बाद ही वो किसी और रोल में आ सकता है। मल्टीपल डायरेक्टरशिप्स: एक पर्सन एक ही समय पर मैक्सिमम 2 कंपनीज में एसएसडी बन सकता है, पर कंडीशन ये है कि दूसरी कंपनी पहली कंपनी की कॉम्पिटिटर नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। मैं आपको सेक्शन 152(1) के फर्स्ट डायरेक्टर्स का ओवरव्यू देता हूँ। पर्पस: जब कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बनती है तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम होने तक उसे चलाने के लिए कुछ डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। इन्हें ही फर्स्ट डायरेक्टर्स कहते हैं, जो फर्स्ट एजीएम तक सर्व करते हैं। जनरल कंपनीज: आमतौर पर फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी एओए में डायरेक्टली लिखा होता है। अगर एओए साइलेंट है यानी किसी का नाम नहीं है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए के वो सब्सक्राइबर्स जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लिया जाता है। इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट: स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन्स। याद रहे, एक कंपनी यानी बॉडी कॉर्पोरेट कभी डायरेक्टर नहीं बन सकती, डायरेक्टर हमेशा एक इंडिविजुअल ही होना चाहिए। अगर एमओए के सारे सब्सक्राइबर्स कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, तो उन्हें एओए में इंडिविजुअल्स का नाम डालना ही पड़ेगा, ताकि मिनिमम डायरेक्टर रिक्वायरमेंट जैसे पब्लिक कंपनी के लिए 3 पूरी हो सके। 1 पर्सन कंपनी ओपीसी: ओपीसी के केस में जो सोल मेंबर यानी इंडिविजुअल होता है, उसे ही ऑटोमेटिकली फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाता है जब तक कि प्रॉपर डायरेक्टर्स अपॉइंट ना हो जाएं। परफेक्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 152 जनरल रूल फॉर अपॉइंटमेंट की। लॉ का जनरल रूल कहता है कि हर डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के द्वारा जनरल मीटिंग जैसे एजीएम में ही अपॉइंट किया जाएगा, अनलेस द एक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स अदरवाइज। ये रूल इसलिए बना है ताकि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से सिर्फ अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बिना शेयर होल्डर अप्रूवल के बोर्ड में ना ले आएं। इसके कुछ एक्सेप्शन सेक्शन 161 में दिए गए हैं, जैसे एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी और कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर्स जो बोर्ड खुद अपॉइंट कर सकता है। और किसी भी इंसान को डायरेक्टर बनने से पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स पूरी करनी होती हैं, जो सेक्शन 152(3), 4 और 5 में दी गई हैं। डिन रिक्वायरमेंट: सेक्शन 152(3) कोई भी पर्सन डायरेक्टर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर या कोई और प्रिस्क्राइब नंबर अलॉट ना किया हो। डिक्लेरेशन ऑफ नॉन डिस्क्वालिफिकेशन: सेक्शन 154 जो पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है उसे अपना डिन फर्निश करना होगा और फॉर्म DIR 8 सबमिट करना होगा।
हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन। फॉर्म DIR-8 एक डिक्लेरेशन है जिसमें पर्सन ये बताता है कि वो सेक्शन 164 के अंडर डिस्क्वालिफाइड नहीं है, यानी वो ऑफ साउंड माइंड है, इंसॉल्वेंट नहीं है और उसका कोई सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है। कंसेंट टू एक्ट सेक्शन 155। पर्सन को डायरेक्टर बनने के लिए अपनी मर्जी से रिटन कंसेंट देनी होती है। ये कंसेंट फॉर्म DIR-2 में अपॉइंटमेंट से पहले या अपॉइंटमेंट के समय दी जाती है। एग्जेम्पशंस। फॉर्म DIR-2 यानी कंसेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट सेक्शन 8 कंपनीज यानी नॉन प्रॉफिट्स और गवर्नमेंट कंपनीज पर लागू नहीं होती, बशर्ते उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी सेक्शन 137 या एनुअल रिटर्न यानी सेक्शन 92 फाइल करने में कोई डिफॉल्ट ना किया हो। ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कंडीशन है जो एग्जेम्पशंस को वैलिड बनाती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डायरेक्टर्स परमानेंट पावर होल्ड ना करें। इसलिए लॉ कहता है कि हर एनुअल जनरल मीटिंग AGM में एक सर्टेन पोर्शन ऑफ डायरेक्टर्स को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ये कोई परमानेंट रिमूवल नहीं है, बल्कि दे आर एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड बट दे मस्ट फेस द शेयर होल्डर्स वोट अगेन। बिल्कुल। और इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एक्सक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बेसिकली एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्टिव गाइडेंस के लिए लाया जाता है। इसलिए बिकॉज दे हैव नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उन्हें रिटायरमेंट बाय रोटेशन साइकिल से पूरी तरह एक्सक्लूड किया जाता है। चलिए इसके कैलकुलेशन स्टेप्स को ब्रेक डाउन करते हैं। 1. डिटर्मिन रोटेशनल बेस। सबसे पहले टोटल डायरेक्टर्स में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को माइनस कर दो। 2. नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स। अब इस बेस का एटलीस्ट 2/3 हिस्सा रोटेशनल डायरेक्टर्स होना चाहिए, मीनिंग देयर टर्म्स आर सब्जेक्ट टू रोटेशन। द ट्रिकी पार्ट यहाँ ये है कि अगर कैलकुलेशन में फ्रैक्शन आता है जैसे 6.67, तो द लॉ रिक्वायर्स नॉट लेस दैन 2/3, जिसका मतलब है इट इज ऑलवेज राउंडेड अप टू द नेक्स्ट होल नंबर यानी 7। नंबर ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। इन रोटेशनल डायरेक्टर्स में से 1/3 डायरेक्टर्स को हर AGM में रिटायर होना होता है। यहाँ नॉर्मल राउंडिंग रूल्स अप्लाई होते हैं, मीनिंग नियरेस्ट टू 1/3, जैसे 2.33 बिकम्स 2 एंड 2.67 बिकम्स 3। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं और 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। बेस इज इक्वल टू 15 - 5 इज इक्वल टू 10 डायरेक्टर्स। रोटेशनल डायरेक्टर्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 10 इज इक्वल टू 6.67, जिसे राउंड अप करके 7 रोटेशनल डायरेक्टर्स माना जाएगा। बाकी बचे 3 डायरेक्टर्स फिक्स टर्म डायरेक्टर्स होंगे। रिटायरिंग डायरेक्टर्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 7 इज इक्वल टू 2.23, मतलब दिस ईयर 2 डायरेक्टर्स विल रिटायर। अब सवाल आता है कि हु रिटायर्स फर्स्ट। जो डायरेक्टर्स अपनी लास्ट अपॉइंटमेंट से लॉन्गेस्ट पीरियड इन ऑफिस सर्व कर चुके हैं, दे विल रिटायर फर्स्ट। अगर मल्टीपल डायरेक्टर्स सेम डे पर अपॉइंट हुए थे तो दे मस्ट डिसाइड म्यूचुअली, और अगर अग्रीमेंट नहीं बनता है तो दे ड्रॉ लॉट्स यानी पर्ची निकालकर तय करते हैं। इसके बाद कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर सकती है या किसी और को अपॉइंट कर सकती है। लेकिन क्या होगा अगर AGM में वैकेंसी फिल ही ना हो? यहाँ सेक्शन 152(7) ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट पिक्चर में आता है। अगर AGM फेल्स टू फिल द वैकेंसी और मीटिंग ने एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं किया है कि वैकेंसी खाली छोड़नी है, तो मीटिंग इज ऑटोमेटिकली adjourned टू द सेम डेट, टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। स्टूडेंट्स कंफ्यूजन अक्सर नेशनल हॉलिडेज को लेकर होती है। याद रहे, अगर वो अडजर्न डे एक नेशनल हॉलिडे जैसे अगस्त 15, जैन 26 या अक्टूबर 2 निकल जाता है, तो द मीटिंग डायरेक्टली मूव्स टू द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ हॉलिडे। और अगर उस adjourned मीटिंग में भी वैकेंसी फिल नहीं होती है, तो द रिटायरिंग डायरेक्टर्स आर डीम्ड ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शंस व्हेन ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट फेल्स। The director is disqualified under Section 164. The director has expressed their unwillingness to be reappointed. A resolution for their reappointment was put to a vote at the meeting and was lost, मतलब shareholders ने majority support नहीं दिया। The Companies Act specifically requires an ordinary or special resolution for that particular appointment. साथ ही गवर्नमेंट कंपनीज जहां 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास है और उनकी होल्ली ओन्ड सब्सिडियरीज को सेक्शन 152(6) एंड 152(7) से पूरी तरह एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन एक सटल कंडीशन जो लॉ में ऐड हुई है वो ये है कि ये एग्जेम्पशन तभी मिलता है प्रोवाइडेड दे हैव नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न्स सेक्शन 92। अब आते हैं टॉपिक 4 सेक्शन 161 डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड पर। जनरल रूल ये है कि डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, लेकिन सेक्शंस 161(1), 2, 3 and 4 allows the board of directors to appoint a director in specific situations. इस पूरे सेक्शन की क्रूशियल कंडीशन ये है कि the board can only exercise this power if the articles of association expressly grants them this authority. अगर AOA साइलेंट है तो बोर्ड ये अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकता। और हाँ, सभी न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स के पास DIN होना चाहिए। फॉर्म DIR-8 डिस्क्वालिफिकेशन सबमिट करना होगा और कंसेंट फॉर्म DIR-2 देनी होगी।
लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 161(1) एडिशनल डायरेक्टर। ओवरव्यू ये है कि जब दो एजीएम्स के बीच कंपनी को सडनली एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि नीडिंग अ टैक्स एक्सपर्ट सडनली, तो बोर्ड उन्हें अपॉइंट कर सकता है। टेन्योर, दे होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एजीएम और द लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, विच एवर्स अर्लियर। ये सेफगार्ड इसीलिए है ताकि बोर्ड शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बिना किसी को परमानेंटली ना बिठावे। हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस एग्जाम्स में इस रेस्ट्रिक्शन से आता है। अ पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ प्रीवियस जनरल मीटिंग दैट इज रिजेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर बाय द बोर्ड। शेयर होल्डर्स का डिसीजन सुप्रीम है। नेक्स्ट इज सेक्शन 162(2) ऑल्टरनेट डायरेक्टर। पर्पस, अगर कोई ओरिजिनल डायरेक्टर कंटिन्यूअस 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा के लिए इंडिया से बाहर जाता है तो ऑपरेशन स्मूथली रन करने के लिए बोर्ड उनके प्लेस पर एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। टेन्योर, द ऑल्टरनेट डायरेक्टर सर्व्स ओनली अंटिल द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। इंडिपेंडेंस, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी लीगल क्राइटेरिया फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीट करना होगा। Single role limitation, a person cannot act as an alternate director for more than one original director within the same company. Automatic reappointment, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म एक्सपायर हो जाता है while they are still abroad, तो राइट टू ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट अंडर 152(7) ओरिजिनल डायरेक्टर को ही मिलता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को नहीं। मूविंग टू सेक्शन 161(4) कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। पर्पस, ये तब ट्रिगर होता है व्हेन अ डायरेक्टर वेकेट्स हिज ऑफिस सडनली ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। Tenure, the new director appointed to fill this vacancy holds office only for the unexpired term of the original director. मतलब अगर डिसीज डायरेक्टर के टर्म में 3 साल बचे थे तो रिप्लेसमेंट एग्जैक्टली 3 साल सर्व करेगा, जस्ट नेक्स्ट एजीएम तक नहीं। सब्सिक्वेंट वैकेंसीज, लॉ क्लियर करता है कि ये वैकेंसी एक ऐसे डायरेक्टर की होनी चाहिए जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था। अगर रिप्लेसमेंट डायरेक्टर जो कैजुअल वैकेंसी फिल करने आया था वो भी डाई या रिजाइन कर दे तो बोर्ड कैन नॉट यूज दिस सेक्शन अगेन टू फिल द रोल, क्योंकि अब वो जनरल मीटिंग वाले डायरेक्टर की वैकेंसी नहीं रही। Finally, Section 161(3) Nominee Director. Purpose, the central government, state government और financial institutions अपने interests protect करने के लिए कंपनी के बोर्ड पर अपना representative बिठा सकते हैं, जैसे monitoring operations if massive loans were granted और if fraud is suspected. Appointment process, central government, state government या financial institutions सिर्फ individual को nominate करते हैं, but the actual legal appointment is executed by the board of directors. Crisis के टाइम पर general meeting बुलाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए बोर्ड एक्ट्स इमीडिएटली बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन।